जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीएस 001 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि हमारा सीरीज चल रहा है। अगर आप लोगों ने उन सारी वीडियो को नहीं देखा है, जिससे इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सारी क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन किया है, जो कि कई बार एग्जामों में देखने को मिलता है। तो आप भी उस सीरीज को एक बार ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपके जो क्वेश्चन बच गए हों उसको आप कवर कर पाएँ और एग्जाम में आप लिख पाएँ। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। कहा गया है कि जो कल्याणकारी राज्य हैं, सॉरी फ्रेंड्स, कहा गया है कि जो कल्याणकारी राज्य हैं या फिर वेलफेयर स्टेट की कार्यप्रणाली का, उसके जो कार्य करने का जो तरीका है, उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को कहा गया है। मतलब आलोचना करके बताना है। जवाब में लिखेंगे हम लोग इस प्रकार कि कल्याणकारी राज्य वह राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जिसमें राज्य अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। मतलब कल्याणकारी राज्य कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है जिसमें राज्य क्या करता है, कोई भी स्टेट क्या करता है, अपने नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक जो कल्याण होते हैं उसकी जिम्मेदारी लेता है। अपने कोई भी राज्य जिसमें कल्याणकारी राज्य की भावना जिसमें होगी, वो अपने समाज और समाज के और आर्थिक कल्याण की, मतलब लोगों के जो पैसे कौड़ी से जो दिक्कत होती है उसकी कल्याण करने की जिम्मेदारी लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर और चिंतित वर्गों की सहायता करना है। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समाज में जो कमजोर वर्ग हैं, जो दरिद्र सीमा रेखा से नीचे के जो वर्ग हैं, उनकी सहायता करना है और सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना होता है। सभी नागरिकों के लिए कम से कम वो अपने जीवन को आराम से जी पाएँ, ऐसा स्तर उनके लिए बनाकर देना राज्य का काम है। इस व्यवस्था के तहत सरकार क्या-क्या कर सकती है? इस व्यवस्था के तहत सरकार क्या करती है? शिक्षा का व्यवस्था कर सकती है, स्वास्थ्य का व्यवस्था कर सकती है, सामाजिक जो सुरक्षा होती है उसकी सुरक्षा कर सकती है, रोजगार में बढ़ावा दे सकती है और अन्य बुनियादी सेवाएँ उपलब्ध कराती है। ठीक है? हालाँकि कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आदर्शवादी और मानवतावादी है। इसकी कार्यप्रणाली की आलोचना कई दृष्टिकोण से की जा सकती है। इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा यहाँ पे कि इसमें सरकार क्या कर सकता है कि सबको रोजगार दे सकता है। तो सरकारी नौकरी की तैयारी जितने लोग कर रहे हैं, वो भी जो स्टेट में कर रहे हैं, तो स्टेट का काम हो गया उनको एक अच्छा रोजगार देकर उनके जीवन को सुनिश्चित करना, ताकि वो अपना जीवन आराम से सुनिश्चित रूप से जी पाएँ। इसके कल्याणकारी राज्य की जो आलोचनात्मक मतलब दृष्टिकोण है मूल्यांकन करने में, उसमें पहला बिंदु है हमारा आर्थिक बोझ और वित्तीय अस्थिरता। आर्थिक बोझ का मतलब होगा पैसे कौड़ी का जो बोझ होता है, जो कम जाता है, उसका एक अलग सिस्टम और वित्तीय उसका एक अलग सिस्टम होता है। लोगों को मतलब लोग बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो कहा गया है कि आर्थिक बोझ और वित्तीय अस्थिरता जो होती है उसके बारे में, तो कल्याणकारी राज्य में सरकार को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलानी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि लोगों को लिए मान लीजिए शिक्षा व्यवस्था में और स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवा देनी पड़ती है। सार्वजनिक का सेवा का मतलब हो गया सभी लोगों को सेवा प्रदान की जाए। इस तरह की सेवा किसी एक को या किसी दूसरे को नहीं, सभी को एक साथ योजनाएं सरकार को चलानी पड़ती है, सभी को देने के लिए। इसमें क्या होता है कि जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। जब एक साथ करता है तो सरकार सबके लिए व्यवस्थाएं करता है, तो आर्थिक जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार के ऊपर बढ़ जाती है। सामाजिक कल्याण योजना के लिए भारी करों की आवश्यकता होती है, जो आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। लोगों की सेवा करने के लिए क्या होता है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए भारी भारी कर की आवश्यकता, मतलब भारी मात्रा में कर लेने की ज़रूरत पड़ जाती है अपने राज्य को चलाने के लिए, और ये एक नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है हमारे आर्थिक विकास पर। ठीक है? इसकी आलोचना करते हुए कहा गया है, हर एक पॉइंट का आलोचना करना है, तो जिसमें कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाएं अक्सर राज्य के बजट पर भारी दबाव डालती है। हाँ, ये कल्याणकारी योजनाएं जो होती है अक्सर राज्य के बजट पर भारी दबाव डालती है, जिससे वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे पैसे कौड़ी की दिक्कत हो जाती है। वित्तीय मतलब पैसा का हिसाब में जो कभी बहुत ज़्यादा मतलब कमी नज़र आती है। करदाताओं पर अधिक कर लगाने से उत्पादन और निवेश घट जाता है।
अगर कोई कर देता है तो उससे अगर ज़्यादा कर लगा दिया जाए तो उत्पादन की जो सीमा होती है वो भी लोग घटा देते हैं और निवेश भी नहीं हो पाता है, मतलब उसमें और चीज़ें नहीं लग पाती है, जिससे आर्थिक मंदी हो सकती है। ये रहा इसकी आलोचना। कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग क्या क्या है? कल्याणकारी राज्य की योजनाएं जितनी भी होती हैं तो उनमें दुरुपयोग भी होता है। जैसे कल्याणकारी राज्य की योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोग कई बार इन योजनाओं का दुरुपयोग भी करते हैं। कुछ लोग बिना मेहनत के सरकार से मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे आलस्य और उत्पादकता में कमी आ जाती है। कुछ लोग नहीं, लगभग 80% लोग, या फिर अगर 100% लोगों को मिल रहा है तो उसमें से 80% लोग क्या हो रहे हैं कि सरकार से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं उसी पर निर्भर हो जाते हैं, और जिससे आलस्य बढ़ जाता है और जो उत्पादकता होती है, जो पैसे कमाने के लिए जो वो पहले काम करते थे, अब वो काम करना लोग बंद कर देते हैं। इसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर लोग कार्य करने से बचते हैं और सिर्फ लाभों पर आश्रित हो जाते हैं कि कौन सा लाभ हो रहा है, अपना काम बंद कर देते हैं। इससे समाज में श्रम की जो नैतिकता है वो कमज़ोर पड़ सकती है। मतलब समाज में श्रम का जो नैतिकता है, मतलब श्रम का भी एक काम-काज करने का भी एक तरीका होता है जो कि कमज़ोर हो जा रहा है। लोग कामचोर हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं और जनसंख्या के एक वर्ग में काम न करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। अगर लगातार कई वर्षों तक ये योजनाएँ अगर चलती रही तो क्या होता है कि बाद वाले जो जनरेशन के लोग हैं वो समझते हैं कि काम तो करना ही नहीं है, पैसा तो सरकार दे ही रहा है खाने-पीने के लिए। तो क्या होता है कि ये काम ना करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे जिसमें कहा गया है कि निजी क्षेत्र का प्रभाव होता है। कल्याणकारी राज्य में राज्य का हस्तक्षेप अधिक होता है। राज्य का जो हस्तक्षेप होता है वो बहुत अधिक होता है। राज्य ही तो सब कुछ करता है कल्याणकारी राज्य में, जिससे कई बार निजी क्षेत्र का विस्तार और विकास बाधित हो जाता है। सरकार सेवाओं के बढ़ते प्रभाव से निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा और नवाचार में गिरावट आ सकती है। तो क्या हो रहा है कि सरकार की जो सेवाएँ बढ़ रही है उसमें सरकार का तो हस्तक्षेप है, लेकिन इससे निजी क्षेत्र जो होते हैं, लोगों के जो निजी क्षेत्र हैं उसमें विकास नहीं हो पाता है। किस तरह से विकास नहीं हो पाता है? क्योंकि लोग अपना काम-धाम करना भूल जाते हैं। सारी चीज़ें सरकार पर ही डिपेंड हो जाती है कि सरकार देगी तो हम लोग खाएँगे। हफ्ते में सरकार के पैसे का इंतज़ार करने लगते हैं कि कब पैसा आपके अकाउंट में घुसता है। तो सरकारी सेवाओं के बढ़ते प्रभाव से निजी क्षेत्र की जो प्रतिस्पर्धा है, मतलब निजी क्षेत्र में जो लोगों के बीच काम-काज का एक प्रतिस्पर्धा था, एक कॉम्पिटिशन था, वो क्या हो रहा है? उसमें गिरावट आ जा रही है कि काम तो करना ही नहीं है। आगे है, इसकी आलोचना करते हुए कहा गया है कि अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और कल्याणकारी योजनाएं निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है। अगर ज़्यादा लोगों के कल्याण के बारे में अगर राज्य सोचने लग जाए तो क्या होता है कि निजी क्षेत्र की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है, जिससे आर्थिक उदारीकरण और नवाचार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो लोग पैसे कौड़ी तो ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है, उदारीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें भी दिक्कतें आ जाती है और नवाचार, मतलब नया कुछ उत्पादन करने की जो व्यवस्था है उसमें भी गिरावट आ जाती है, क्योंकि लोग तो काम करना नहीं चाहते। तो सरकारी सेवाओं का वर्चस्व प्रतिस्पर्धात्मकता को बाधित कर सकता है। ठीक है, आगे है ब्यूरोक्रेसी और अक्षमता। इसमें कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य में कई ऐसी एजेंसियां और अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, कल्याणकारी जो राज्य होते हैं उसमें कई ऐसी एजेंसियां हैं जो कल्याणकारी योजनाएं लागू करती हैं, जैसे एनजीओ और बहुत सारे हैं। इससे क्या होता है कि इससे प्रशासनिक खर्च और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ता है। इससे प्रशासनिक खर्च बढ़ जाता है। प्रशासनिक खर्च मतलब हो गया जो ऑफिशियल जो खर्च होता है, और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ता है। मतलब बुनियादी मतलब एकदम निचले स्तर पर जो ढांचा है, निचले स्तर की जो बनावट है उसके ऊपर भी खर्च बढ़ता है, और कई बार यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और धीमी हो जाती है। तो इसके आलोचना करते हुए कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अक्सर अक्षमता, लाल-फीताशाही और भ्रष्टाचार की समस्याएं होती है। बिल्कुल भ्रष्टाचार की समस्याएं होती है। भ्रष्टाचार मतलब अगर आप लोग भ्रष्टाचार, बहुत सारे लोग होते हैं भ्रष्टाचार नहीं समझते हैं, तो भ्रष्टाचार का मतलब हो गया ब्लैकमेल। ठीक है,
तो ये ब्लैक मनी अगर हम लोग बोलें तो इसमें क्या होता है कि योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन न हो पाने के कारण लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता और संसाधनों का दुरुपयोग होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि योजना तो बनाई जाती है लेकिन वो जिसके लिए बनाई जाती है उसके पास ये पहुंचती नहीं है। उसके बदले जो समाज में पूंजीपति वर्ग हैं जिनके पास पैसा कौड़ी पहले से ही बना हुआ है, जैसे अब मैं समझा देता हूँ आप लोगों के लोकल भाषा में, जिसके पास पहले से धन संपत्ति है मतलब उसे पूंजीपति कहा गया है। और फिर साहित्य में तो जिनके पास पैसा कौड़ी है उन्हीं को सरकार की सारी योजनाएं मिलती हैं और जिनके पास नहीं है उनके पास सारी चीज़ें पहुंच ही नहीं पाती हैं। लेकिन कल्याणकारी राज्य के ये बनाया गया था उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है उन्हीं को मिल रहा है। आगे है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर प्रभाव। मतलब आपके स्वतंत्र और आप जो आत्मनिर्भर हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल की जाती है, हर राष्ट्र में की जाती है, हर राज्य में की जाती है, ठीक है, जिससे वे राज्य पर अधिक निर्भर हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग अपने राज्य पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। ये नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को कमजोर कर सकता है। इससे क्या होता है कि लोगों के भीतर जो स्वतंत्रता थी वो खत्म हो जा रही है, वो किसी और के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, तो स्वतंत्रता खत्म हो गई। और आत्मनिर्भरता जो थी, हाँ आत्मनिर्भर थे कि नहीं मैं कर सकता हूँ बोलकर ये इन सब कामों को करने के लिए उनके अंदर कामचोरी का जो भाव है वो पैदा हो जाता है। इसके जो आलोचना के रूप में जो देखेंगे तो मिलता है कि कल्याणकारी राज्य की जो नीतियाँ हैं नागरिकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्वतंत्रता को कम कर सकती है। वे क्योंकि वे राज्य पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। ये आत्मनिर्भरता की भावना को कमजोर करता है जो एक स्वस्थ समाज के विकास के लिए आवश्यक है। अगर एक स्वस्थ समाज के विकास के करना आप चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक हो गया आपका आत्मनिर्भर होना और दूसरा हो गया जो यहाँ पे हम था स्वतंत्रता। आपका स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है और आत्मनिर्भर भी होना ज़रूरी है एक स्वस्थ समाज के लिए। लेकिन कल्याणकारी राज्य जब लोगों के लिए सुविधाएं करना शुरुआत करती है तो ये सारे के सारे लोग सरकार पर डिपेंड हो जाते हैं और अपनी इन दोनों चीज़ों को खो बैठते हैं। आर्थिक असमानता का निराकरण नहीं। मतलब यहाँ पे आर्थिक जो असमानता है, आर्थिक असमानता का मतलब बड़े लोग और छोटे लोगों की बात की जाए, जिनके पास पैसा है और जिनके पास नहीं है, मतलब अमीर और गरीब की बात की जा रही है। तो कहा गया कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना होता है। आर्थिक जो असमानता है उसको कम करना होता है। लेकिन कई बार यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। सामाजिक योजनाओं के बावजूद गरीब और अमीर के बीच की खाई घटने के बजाय बढ़ती है। बिल्कुल सही बात कही गई है। अगर कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की जाती है उसमें क्या होता है कि ये कल्याणकारी योजनाएं लोगों के बीच अमीरी और गरीबी को दूर करने के लिए ये योजना बनाई जाती है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि इस कल्याणकारी योजना के तहत जिनके पास पहले से ही पैसा है, जो पहले से ही अमीर हैं, वो और भी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और जिनके पास कुछ नहीं था वो कुछ भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किसके लिए बनाया गया है। इसकी आलोचना करते हुए हमें मिल रहा है कि कल्याणकारी योजनाएं असमानता को समाप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं होती है। जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो असमानता जो होती है, जो समाज में असमानता फैली हुई है अमीरी गरीब में, उसको पूरी तरह से सफल नहीं कर पाती है। कई बार लाभ केवल विशेष वर्ग तक सीमित रह जाता है। बिल्कुल सही बात है जो मैंने पहले ही आप लोगों को कहा कि विशेष वर्ग तक सीमित रह जाता है, मतलब जिनके पास पहले से ही बैलेंस है उन्हीं तक ये आकर ख़त्म हो जाती है। और इससे वंचित वर्गों की असमानता का सामना करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि जो वंचित वर्ग हैं जिनको इस योजना का लाभ मिला ही नहीं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 7 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि नागरिकों की उपेक्षाओं का बढ़ना। कल्याणकारी राज्य में नागरिकों की सरकार से अपेक्षाएं बढ़ जाती है। अपेक्षाओं का बढ़ना मतलब लोग सरकार से बहुत कुछ ज़्यादा मतलब इच्छा रखने लगते हैं। वह यह मानने लगते हैं कि राज्य को हर प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। अब सरकार क्या कर रही है, मान लीजिए एक सुविधा दे रही है तो लोग चाहते हैं कि ये और 10 सुविधा हम लोगों के लिए प्रदान करें, जिससे सरकार पर लगातार दबाव बना रहता है। सरकार हमेशा दबाव में रहती है। आलोचना करते हुए कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य में नागरिक अक्सर राज्य से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं, जिससे सरकार पर बढ़ते खर्च का दबाव आता है। यह स्थिति कभी कभी राज्य की नीतियों को अस्थिर बना सकती है। अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो किसी राज्य को डूबने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे कहा गया है कि कल्याणकारी
राज्य और बाजार अर्थव्यवस्था में विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब हो गया विद्रोह करना, विरोध करना। तो कल्याणकारी राज्य में राज्य और स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना कठिन होता है। कल्याणकारी जहाँ पे राज्य है वहाँ पे स्वतंत्र जो बाजार होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था को बनाए रखना ये बहुत मुश्किल काम है। कल्याणकारी नीतियाँ कभी कभी बाजार की स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा के विपरीत होती है। ठीक है, मतलब बाजार की जो सिस्टम है, अगर लोगों को सारी चीज़ें मुफ्त में मिल रही है तो बाजार से उसका टैक्स भी वसूला जा रहा है। जिन्हें सारी चीज़ों का दाम बढ़ाकर उससे पैसे भी निकाले जाते हैं। इसलिए इन दोनों में संतुलन बनाकर रखना बहुत मुश्किल काम है। आलोचना में कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की योजनाएं कई बार बाजार के सिद्धांतों से टकराती है, जिससे मुफ्त बाजार की दक्षता और उत्पादकता कम हो जाती है। इससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे और एक हो सकती है कि अगर सारे के सारे लोग सरकार पे ही डिपेंड हो जाते हैं तो बाज़ार में जो सारी चीज़ें मतलब लोग लेकर जाते हैं सब्जी मतलब अपने सामानों को बेचने के लिए, वो सारी चीज़ें तो लोगों के पास होंगी नहीं, क्योंकि लोग तो उत्पादक करना ही बंद कर चुके हैं। तो समाज में जो गिरावट है वो आ सकती है, मतलब समाज में जो बाज़ार की जो गिरावट है वो ज़रूर आ सकती है। इसीलिए इन दोनों के बीच सामंजस्य को बनाकर रखना बहुत कठिन है। 9 नंबर पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा और सार्वभौमिक कवरेज नहीं। सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती और सार्वभौमिक मतलब हर जगह पे कवरेज नहीं। कल्याणकारी राज्य में कई बार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का कवरेज पूर्ण नहीं होता, जिससे वंचित वर्गों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि कल्याणकारी राज्य की जो सामाजिक सुरक्षा योजना होती है वो पूरी तरह से सभी चीज़ों को या फिर समाज के सभी वर्गों को कवरेज नहीं कर पाती है, सभी लोगों को अपने सीमाओं के अंदर तक नहीं ले पाती है। इससे क्या होता है कि वंचित वर्ग जो होते हैं उन तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। अपने योजना को लेकर वंचित वर्ग तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में असमानता रहती है, एक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई सारे क्षेत्रों में असमानताएं बनी रहती है। आलोचना में कहा गया है कि कई कल्याणकारी योजनाएं पूरे समाज तक नहीं पहुंच पाती और उनका लाभ सिर्फ एक सीमित वर्ग को मिलता है। और ये हम आप और सभी लोग अपने नज़र से देख पा रहे हैं कि कई सारे ऐसे जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो समाज में सभी लोगों के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाती है और जिससे बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, जिससे वंचित वर्गों की समस्या हमेशा बनी रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में कई समस्याएं आते हैं, क्योंकि आर्थिक अस्थिरता, प्रशासनिक अक्षमता और नागरिकों की राज्य पर अत्यधिक निर्भरता जैसी चुनौतियां कल्याणकारी राज्य की आलोचना का प्रमुख कारण बनते हैं। हाँ, हालांकि यदि कल्याणकारी राज्य की नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जाए, कल्याणकारी राज्य की जो नीतियाँ हैं अगर उसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए तो उनके दुरुपयोग को रोका जाए, अगर उसके साथ जो दुरुपयोग हो रहा है उसको अगर रोका जाए तो ये समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कि लोगों को भलाई के लिए लोगों के हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए सारी चीज़ों को लागू किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वंचित वर्ग हैं, जो गरीब हैं, लेकिन होता क्या है कि पूंजीपति तक जाकर सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, उसके बाद किसी तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर कहा गया कि इन सारी चीज़ों को अगर बंद किया जाए और अच्छे से नज़र रखा जाए तो वंचित वर्ग भी आगे बढ़ सकते हैं और इन कल्याणकारी जो योजनाएं लागू की जाती है उसका भी उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने इस सीरीज के हम लोगों ने जो सीरीज चलाया इस सीरीज का भी आप लोगों ने अगर सारे वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ताकि आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबका एक प्ले लिस्ट तैयार किया गया है, जहाँ से आप आराम से सारे वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। सो बने रहें हिंदी परीक्षा SK यूट्यूब चैनल के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।